नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विल पर। साथियों, आज हम लोग रीतकाल के जो प्रमुख कवि हैं, यानी रीतकाल के अंतर्गत हम लोग 3 भागों का अध्ययन करते हैं, जिसमें कि एक रीतबद्ध काव्य धारा आता है, दूसरा रीतमुक्त है और तीसरा रीतसिद्ध काव्य धारा की चर्चा हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे रीतकाल का। देखिए, रीतकाल के अंतर्गत हम लोग 3 काव्य धाराओं की चर्चा करते हैं। जब रीतकाल की बात करते हैं तो रीतकाल के अंतर्गत हम 3 काव्य धारा की चर्चा करते हैं। इसको 3 भागों में बांट देते हैं। एक है आपका रीतबद्ध काव्य धारा, दूसरा है रीतमुक्त काव्य धारा, रीतमुक्त काव्य धारा और तीसरा है रीतसिद्ध काव्य धारा। ठीक है, तो रीतकाल के अंतर्गत ये 3 काव्य धाराएं मुख्य रूप से आती हैं। सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे आज की क्लास में वो विशेष तौर पर रीतबद्ध काव्य धारा की चर्चा करेंगे। देखिए, रीतबद्ध जो है वो रीत से बद्ध जो काव्य होते हैं इनको रीतबद्ध कहते हैं। जो रीत यानी लक्षण ग्रंथों से मुक्त होते हैं इनको रीतमुक्त कहते हैं, और जो रीतसिद्ध कवि आते हैं इसके अंतर्गत बिहारी वगैरह आ जाते हैं। सबसे पहले अगर रीतिबद्ध काव्य धारा की हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत केशवदास हैं, मतिराम हैं, चिंतामणि हैं, देव हैं, भूषण हैं, कुलपति मिश्र हैं। ये लोग रीतिबद्ध काव्य धारा से संबंधित कवि माने जाते हैं। रीतिमुक्त काव्य धारा की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत घनानंद है, बोधा है, आलम है, द्विजदेव हैं, ये लोग आते हैं। और अगर हम रीतिसिद्ध की बात करते हैं तो रीतिसिद्ध में एक प्रमुख कवि हैं जिनका नाम है बिहारी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि रीतिबद्ध काव्य धारा से संबंधित हैं। सबसे पहले हम लोग रीतिबद्ध काव्य धारा कवियों के विषय में जानेंगे। इसमें एक कवि हैं जिनका नाम है केशवदास। केशवदास, आइए आज हम लोग केशवदास के विषय में ही पढ़ते हैं। जो केशवदास का जन्म है यह 1555 ईस्वी को ओरछा बुंदेलखंड में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है यह 1617 ईस्वी को हो गया था। 1617 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके जो बड़े भाई हैं केशवदास के, इनका नाम है बलभद्र मिश्र। बड़े भाई का नाम है बलभद्र मिश्र। इनके बड़े भाई कौन है? बलभद्र मिश्र हैं। ब्रजभाषा के कवि माने जाते हैं। ये ब्रजभाषा के कवि हैं। ब्रजभाषा के कवि ये माने जाते हैं। छोटे भाई का नाम है कल्याण। छोटे भाई का नाम है कल्याण और इनके पिता हैं पंडित काशीनाथ मिश्र। पिता का नाम है पंडित काशीनाथ मिश्र। साथियों, ध्यान रखेंगे कि रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। लिखेंगे इनके विषय में कि केशवदास जो है वो रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, जितने भी रीतकाल के कवि हैं वो किसी न किसी राजाओं के आश्रयदाता रहे हैं। जैसे कि केशवदास, जो केशवदास हैं लिखेंगे यह ओरछा नरेश
ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के इंद्रजीत सिंह के आश्रयदाता कवि हैं। आश्रयदाता कवि हैं। ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों, वास्तव में जो केशवदास जी हैं वह रीतकाल कवि हैं, लेकिन इनकी रचना है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता। इसी के आधार पर शुक्ल जी ने, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें भक्ति काल कवि माना है। इन्हें भक्ति काल का कवि माना है। ठीक है। जो विज्ञान गीता है यह एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। किसका है? केशवदास का। लिख लेंगे कि यह केशवदास का आध्यात्मिक ग्रंथ है। केशवदास का आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है, जिसका नाम है विज्ञान गीता। ठीक है। तो इतनी बात आप जान चुके होंगे। एक बात और जो पूछा जाता है एग्जाम में, जो केशवदास हैं, केशवदास अलंकारवादी आचार्य हैं। अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। ठीक है। तो केशवदास जो है वो अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आप जान लीजिएगा कि शुक्ल जी का एक स्टेटमेंट है, लिखेंगे कठिन काव्य का प्रेत, यानी केशव को कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो आप कहेंगे शुक्ल जी ने कहा है। शुक्ल ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अब हम जानते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। इनकी प्रमुख रचनाएं, एक रचना इनकी रसिक प्रिया। रसिक प्रिया आप लिखेंगे रसिक जनों को ध्यान में रखकर लिखी गई रचना है ये। रसिक जनों को ध्यान में रखकर लिखी गई रचना है। लिखी गई रचना ये मानी जाती है। दूसरी जो रचना है इनकी, इसका नाम है कवि प्रिया। अच्छा, एक बात और जान लीजिए पहले। जो रसिक प्रिया है इसमें 16 प्रभाव हैं। इसमें 16 प्रभाव माने जाते हैं। आगे आप देख सकते हैं इनकी रचना है अगली दूसरी, कवि प्रिया। कवि प्रिया, इसमें भी 16 प्रभाव हैं। इसमें भी आपके 16 प्रभाव ही हैं, कवि प्रिया में भी। और ध्यान में रखेंगे कि इन्होंने जो कवि प्रिया की रचना किया था,
यह इंद्रजीत सिंह, चूंकि इंद्रजीत सिंह के आश्रयदाता रहे हैं, तो इंद्रजीत सिंह की गढ़िका इंद्रजीत सिंह की गढ़िका राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से काव्य की शिक्षा देने के उद्देश्य से काव्य की शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। यानी कहने का सेंस ये है कि जो इन्होंने कवि प्रिया की रचना किया वह इंद्रजीत सिंह की गढ़िका राय प्रवीण को इन्होंने काव्य की शिक्षा देने के उद्देश्य से इसकी रचना इन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और, इसी रचना में बारहमासा का वर्णन इन्होंने किया है। बारहमासा का वर्णन इन्होंने किया है। साथियों ध्यान रखेंगे कि जो सिखनक रचना है इनकी, केशवदास की, और बारहमासा रचना, ये दोनों कवि प्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। एक इनकी रचना है महत्वपूर्ण, तीसरी रचना है जिसका नाम है रामचंद्रिका। अगली इनकी रचना है जिसका नाम है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका ध्यान रखेंगे 1601 ईस्वी में इसे लिखा गया है। यह एक महाकाव्य है। यह एक महाकाव्य है और इसमें 39 प्रकाश हैं। ऐसा माना जाता है कि केशवदास के सपने में एक बार वाल्मीकि जी आते हैं और इनको रामचंद्रिका लिखने के लिए कहते हैं, तो इन्होंने इसको लिखा था। वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? तो आप कहेंगे कि वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। ये वाल्मीकि रामायण पर दोस्तों आधारित रचना मानी जाती है। आगे आप देख सकते हैं कि जो केशवदास हैं इनको सर्वाधिक सफलता किस पर मिली? लिख लेंगे केशव को सर्वाधिक सफलता, केशवदास को सर्वाधिक सफलता संवाद योजना में मिली। संवाद योजना में मिली। तो केशवदास को सर्वाधिक सफलता जो मिली है वो संवाद योजना में मिली है। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, आगे जो चौथी रचना इनकी है ये है रत्न बावनी। इसकी रचना इन्होंने 1607 ईस्वी में किया था। 1607 ईस्वी में इन्होंने रत्न बावनी की रचना किया है। बेसिकली जो रत्न बावनी की रचना है यह एक वीर गीत है। यह एक वीर गीत माना जाता है। और रत्न बावनी में जो ओरछा के राजकुमार रत्नसेन है, लिख लेंगे ओरछा के राजकुमार रत्नसेन तथा अकबर के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है।
युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है। किसमें किया गया है? तो आप कहेंगे रत्नबावनी में किया गया है। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर हम आगे अगली इनकी जो रचना है साथियों, ये 5वीं रचना इनकी जो है, इसका नाम है वीर सिंह देवचरित। वीर सिंह देवचरित इनकी रचना है और यह 1607 ईस्वी में लिखी गई है। 1607 में लिखी गई है। कुल मिलाकर के इसमें 33 प्रकाश हैं। 33 प्रकाश हैं। यह एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, यह एक प्रबंध काव्य है और ध्यान रखेंगे कि वीर सिंह देव के चरित्र पर आधारित रचना मानी जाती है। यह रचना जो है, यह वीर सिंह देव के चरित्र पर आधारित है। चरित्र पर आधारित है। ठीक है, आगे हम लोग देख सकते हैं कि जो छठी रचना है, अगली जो रचना है, ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका। जस चंद्रिका और इसका प्रकाशन 1612 ईस्वी में होता है। 1612 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। यह एक प्रबंध काव्य है। यह एक प्रबंध काव्य माना जाता है। ध्यान रखेंगे कि जो जहांगीर जस चंद्रिका है, जो ये रचना है, वो जहांगीर के यश और वैभव संबंधी प्रशस्ति काव्य माना जाता है। प्रशस्ति काव्य माना जाता है। ठीक है, तो जहांगीर जस चंद्रिका में जहांगीर के यश और वैभव संबंधी प्रशस्ति काव्य माना जाता है। इनकी अगली रचना है सातवीं, जिसका नाम है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता, इसके विषय में जान लेंगे कि यह 1610 ईस्वी में लिखी गई है। 1610 में लिखी गई है और यह आध्यात्मिक ग्रंथ है। आध्यात्मिक ग्रंथ। इसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको रीत काल का नहीं बल्कि भक्ति काल के कवि के रूप में स्वीकार किया था। ये जो रचना है, यह कृष्ण मिश्र के प्रसिद्ध नाटक, आप ऐसे लिख लीजिए, डायरेक्ट लिख लीजिए, प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद है। प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद है। ठीक है, जो विज्ञान गीता है वो कृष्ण मिश्र के नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद माना जाता है। इसके बाद इनकी एक रचना लिख लीजिए, अगली है छंदमाला। छंदमाला, ये जो रचना है, इसमें छंदों का विवरण 2 भागों में है। छंदों का विवरण 2 भागों में है। दो भागों में है। ठीक है, यहां पर जो पहला भाग है, पहला भाग यानी पहले भाग में 77 वर्णिक छंद हैं। 77 वर्णिक छंद हैं और दूसरे भाग में 26 मात्रिक छंद हैं। 26 मात्रिक छंद हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं
कि जो इनकी 9वीं रचना है इसका नाम है बारहमासा। बारहमासा। और इनकी जो 10वीं रचना है इसका नाम है सिखनख। सिखनख। इनकी जो साथियों सिखनख रचना है यह इंद्रजीत की गणिका, लिख लेंगे इंद्रजीत की गणिका, इंद्रजीत की गणिका राय प्रवीण को नखसिक की शिक्षा देने के उद्देश्य से नखसिक की शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है। तो जो केशवदास की जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं के विषय में हम लोगों ने जान लिया है। और आज की क्लास में हम लोगों ने जिस प्रकार से रीतिकाल के प्रमुख कवि यानी केशवदास के विषय में अध्ययन किया है, इसी प्रकार से हम आपको अल्टरनेट करके क्वेश्चन भी सॉल्व कराते रहेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रमुख हम रचनाओं के विषय में, कुछ प्रमुख कवि के रचनाओं के विषय में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। साथियों वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही।